Hello students, today we are going to start the one more application of the Gauss theorem. This is the electric field intensity just outside the charged conductor. Now consider a charged conductor of any shape. Suppose this is a charged conductor. Okay. Now consider a point P which is just outside the conductor. This point P just outside the conductor. And we have to calculate the electric field on it. If it is a conductor, then the whole charge will develop at the surface of the conductor. Because you are knowing it, inside the conductor, the electric field is 0. So now we will consider the symmetric surface, Gaussian surface. Suppose this is the Gaussian surface. थोड़ा हल्का है, दिख रहा है होगा, कोशिश करता हूँ थोड़ा डार्क करने की, अब दिख रहा होगा, ठीक है। ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये पॉइंट पी है। ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया इनसाइड द कंडक्टर होगा, ठीक है। इसका एरिया ए मान लेता हूं मैं। ये इनसाइड द कंडक्टर होगा और ये वाला आउटसाइड होगा। व्हाइट से कर दिया, दिखाई नहीं दे रहा। ये वाला आउटसाइड होगा, ग्रीन वाला जो है आउटसाइड होगा और व्हाइट वाला जो पोर्शन है वो इनसाइड होगा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इस डायरेक्शन में। एरिया वेक्टर किधर होगा? वो भी सेम डायरेक्शन में होगा। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाइव इक्वल टू, अगर इसका एरिया मैं ए मान लिया हूं, फाइव इक्वल टू ई ए हो जाएगा। रीजन, थीटा इक्वल टू 0। एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या होगा? यहां पर एरिया वेक्टर तो इधर होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो यानी कि इसके थ्रू फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। और कर्व्ड सरफेस पे तो 90 डिग्री बनेगा, है ना। तो कर्व्ड सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा? 0। यानी कि टोटल फ्लक्स जो मिलेगा आपको वो सिर्फ पी वाले सरफेस से मिलेगा, ठीक है। Therefore, या पूरी बात लिख देते हैं।
here electric flux through curved surface, हम गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं, कर्व सरफेस एंड फ्लैट सरफेस इनसाइड द कंडक्टर. इनसाइड कंडक्टर, इनसाइड कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो. और कर्व सरफेस वाले में दिक्कत क्या है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री इज जीरो. ठीक है, देयरफॉर टोटल फ्लक्स आप चाहो तो एक स्मॉल एरिया लेकर के और उसको इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हो. ठीक है, इंटीग्रेशन ओवर ई डी ए आ जाएगा. मन करे तो ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्टली आप चाहो तो फाई इक्वल टू ई ए लिख सकते हो. जैसे इसी वाले फ्लैट सरफेस पे एक छोटा सा एरिया लेकर के कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है, ऐसा है, और फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया. नाउ बाय गॉस लॉ, गॉस साहब क्या बताएं, गॉस साहब ने बताया फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और क्यू कौन सा, जो इन साइड मतलब यहां पे जो होगा, इस एरिया पे जो क्यू होगा. ठीक है, तो वो क्यू होगा कितना, जब यूनिट एरिया पर सिग्मा चार्ज है, सिग्मा माना है चार्ज डेंसिटी, तो ए एरिया पे सिग्मा इंटू ए चार्ज होगा. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट कर दीजिए, तो मिलेगा ई ए इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ए और ए कटम कुट्टा हो जाएगा, खत्म. ई इक्वल टू मिलेगा आपको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. कुछ याद आ रहा है कि ये कैसा है, इसका इक्वेशन ठीक उसी तरीके से है जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिला था बिटवीन द टू शीट ऑफ चार्ज. ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, अब आगे एक और एप्लीकेशन देखा जाए. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शीट ऑफ चार्ज ऑफ फाइनाइट थिकनेस, मतलब जिसका कुछ फाइनाइट थिकनेस हो, मतलब मोटा. ठीक है, कुछ इस तरीके से. और मोटा मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं.
ठीक है, ऐसा कुछ फाइनाइट थिकनेस हो जिसकी। तो इसके ऊपर चार्जेस होंगे तो एक सरफेस इधर होगा और एक सरफेस इधर होगा, 1 और 2 सरफेस मान लिया मैंने। जब चार्जेस होंगे तो दोनों तरफ होंगे इस पे। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये। अब यहां पर कोई पॉइंट पी है जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है। तो सरफेस 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ होगा, इनफैक्ट सरफेस 2 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ होगा, है ना। दोनों की तरफ से जब एक ही डायरेक्शन में है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। सिंस बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड जो होगा वो डायरेक्टली एड अप हो जाएंगे। E1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्योंकि एक ही है तो सिग्मा भी दोनों के लिए सेम होगा। ऐसे E2 के लिए कितना हो जाएगा, ये लास्ट डेट पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप चाहे तो जा करके अपने एप्लीकेशन में जाकर के आप वीडियो को रिपीट कर सकते हो। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ समझ में आया। इसका भी वही आंसर आया जो इससे पहले 2 आंसर और आ चुके हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल का क्या मतलब है, स्फेरिकल शेल का मतलब होता है जैसे कि आप हॉलो फुटबॉल अपने दिमाग में सोच लीजिए कि फुटबॉल है, फुटबॉल तो हॉलो ही होता है। ठीक है, मतलब स्फेयर और शेल में अंतर ये होता है कि स्फेयर अंदर से भरा हुआ होता है जैसे लड्डू, और जो शेल जो होता है वो अंदर से खाली होता है। तो हम लोग यहाँ पे स्फेरिकल शेल लेगा, ये स्फेरिकल शेल ले लिया। ठीक, अब देखिए और बड़ा कर देगा। ठीक, अब इस स्फेरिकल शेल पर 3 रीजंस हो जाएंगी। ठीक है, जिस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहिए। एक रीजन तो इसके बाहर होगा, उसको बोलेंगे P1 पॉइंट पर। ठीक,
एक रीजन तो इसी के ऊपर होगा जिसको बोलेंगे P2 पॉइंट पर, और एक रीजन इसके अंदर होगा जिसको बोलेंगे हम लोग, यहां ना ले लें, यहां ले P3 पॉइंट पर ले लेंगे। यानी कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे P1 पे, P2 पे और P3 पर। तो पहला इसमें डाल देते हैं एट एक्सटर्नल पॉइंट, उस पे सबसे पहले कैलकुलेट करना है। यानी कि P1 की बात कर रहा। तो जिस पॉइंट पे मैंने पहले से बता रखा है कि जिस पॉइंट पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट पे आप एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस सपोज करेंगे। चलिए ये हो गया गॉसियन सरफेस जो इस पॉइंट से पास होता हुआ हो। कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस मिल गया हम लोगों को। ये पूरा स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, और ये जो शीट है ये पॉजिटिवली चार्ज में मान लेता हूँ। आप सोचो हमेशा हम पॉजिटिव चार्ज क्यों मान रहे, निगेटिव चार्ज क्यों नहीं मान रहे? निगेटिव मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बस डायरेक्शन का अंतर आएगा। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, ये जो ब्लू वाला सरफेस है इसको सरफेस 1 मान लेते हैं। सरफेस 1 से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहे हैं, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है और फिर गॉस लॉ से इक्वेट करना है। तो कितना फ्लक्स पास होगा कैसे कैलकुलेट करें? फॉर्मूला लगा ले फ्लक्स की डेफिनेशन वाला, फाई इक्वल टू ई इंटीग्रेशन ओवर ई ए, यही होता है ना। चलिए यहां मैं एक छोटा सा सरफेस ले रहा हूं डीए, इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और अच्छी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। दोनों मैंने अलग अलग बना दिया है, देखने में ठीक लगता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये एरिया वेक्टर, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। तो फाई ई डीए कॉस थीटा हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू है कितनी, यहां पर 0 है ना, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फाई इक्वल टू आ जाएगा। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कांस्टेंट होगा हर जगह, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा डीए। और व्हाट विल बी द टोटल डीए, मतलब टोटल डीए होगा कितना, 4 पाई r स्क्वायर। आर तो मैंने अभी लिया ही नहीं, आर ले लेते हैं, इसका सेंटर मान लेते हैं। ठीक है, इस सेंटर से ये डिस्टेंस हो गई आर।
स्मॉल आर लिया है, ठीक है। और जो इसका जो रेडियस होगा सिलेंडर का, सिलेंडर कह रहा हूँ इस स्फीयर का, वो रेडियस मैं कैपिटल आर मानूंगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई r², ठीक है। नाउ बाय गॉस लॉ, गॉस साहब क्या बताएं, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मतलब जो जो इस सरफेस के अंदर हो, सरफेस के अंदर तो पूरा ही चार्ज है, तो भैया क्यू ही लिख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, ई 4 पाई r² अपॉन इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r²। ये फॉर्मूला कुछ जाना पहचाना लग रहा है आपको। ये फॉर्मूला जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर ए स्फेरिकल सरफेस ए चार्ज्ड spherical surface behaves as point charge for external point, ठीक है। अभी तो एक्सटर्नल पॉइंट निकाल के देखा गया था, तो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए कैसा बिहेव कर रहा है, पॉइंट चार्ज की तरह, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब सेकेंड पॉइंट, एट द थीन सरफेस, जो थीन सरफेस है उसके ऊपर ही अगर हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कहां पर, एट P2 पॉइंट पर, जहां पे स्मॉल कैपिटल स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर होगी। पुराने डायग्राम को आप ध्यान में रखिएगा, हम दोबारा डायग्राम में ड्रॉ कर, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है आपको, इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लूं मैं, 3 मान लेता हूं। इसी और डायग्राम को ध्यान में रखिएगा, इस डायग्राम को, ठीक है। पुट r इक्वल टू r इन इक्वेशन 3 में हम लोग पुट कर दिया जाए तो क्या मिलेगा आपको, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r², ये मिल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख लेते हैं। सिमिलर टू पॉइंट चार्ज, यहां पर भी वही बात हो जाएगी कि ये भी पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव कर रहा है, जैसे कि पॉइंट चार्ज उसके सेंटर पर रखा हो, सच दैट होल चार्ज
is placed at center. ठीक है ना, ऐसा ही लग रहा है जैसे पूरा चार्ज उस सेंटर पर रखा गया है और हम लोग r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट, क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछता है कि show that the thin spherical shell will behave as the point charge placed at its center for the external point for the any point, ऐसे करके लिखता है, या for the outside the point। तो हम लोगों को ये सेम डेरिवेशन करना है। इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर की अब बात करते हैं। इनसाइड सरफेस का मतलब P3 पॉइंट पर, जहां पे R की वैल्यू लेस देन R होगी। चलिए मैं इसी वाले डायग्राम में आ जा रहा हूं। ठीक है, देखिए जो P3 से ये जो S3 सरफेस गया है, ये सरफेस जो है यहां पर कोई भी चार्ज अंदर की तरफ नहीं है। मींस सरफेस S3 डज नॉट इनक्लोज्ड एनी चार्ज, क्योंकि सारे चार्ज किधर हैं, बाहर है, तो अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं। तो अगर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं कर रहा है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। क्योंकि गॉस साहब तो ये बता के गए हैं ना, पाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू क्या होता है, इनसाइड चार्ज, और इनसाइड चार्ज क्या है, जीरो। तो फ्लक्स कितना हो गया, जीरो। ठीक है, तो इसके लिए S3 के लिए फ्लक्स जीरो हो जाएगा, और जहां फ्लक्स जीरो होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहां लिख सकते हैं, सिंस S3 surface does not enclose any charge, enclosed होता है, En होता है, any charge thus flux will be zero, and hence electric field is also zero। ठीक है, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E3 मैं लिख दे रहा हूं, वो जीरो होगा। इसको मैं E2 लिख रहा हूं, तो इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं, इसको E1 लिख देते हैं। ठीक है, तो आप टॉपिक्स को कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग ग्राफ भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा इसका। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है आर मतलब डिस्टेंस सेंटर से ओरिजिन, ये है रेडियस ऑफ द स्फीयर,
तो जब आर की जो वैल्यू है वो लेस देन आर थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, जीरो। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। जब आर की वैल्यू इक्वल टू आर हो जाएगी तो उस केस में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, यहां मान लेते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। अब यहां के बाद से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर होगी, तो ये स्क्वायर के हिसाब से उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इस तरीके से डाउन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और वहां पे ई मैक्सिमम होगा। ठीक है, ई एट आर, मतलब इसकी बात कर रहा है। इस ग्राफ को भी आप ड्रॉ कर लो।